हेलो फ्रेंड, अगेन वेलकम आपका उन्नति अकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में आज हम बात करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। और दोस्तों, ये आपकी मध्य प्रदेश की जनजाति से संबंधित सेकंड पार्ट है, जहाँ पर आपकी हम चार जो आपकी मेजर जनजाति हैं तो उनको हम यहाँ पे आप डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एज अ पार्ट 2 आप इसको समझ लो, जहाँ पर कि हम आपकी गौंड जनजाति, कोरकू जनजाति और दो अन्य जनजाति हैं उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे दो जनजाति देखी थी। कौन कौन सी? एक तो आपकी यहाँ पर कौन सी भील जनजाति, और एक जनजाति जो थी वो कौन सी थी आपकी यहाँ पर भारिया जनजाति। ठीक है, सो इस वीडियो में अब हम कवर करने वाले हैं आपके सहरिया जनजाति। आपको पता है लोकेशन सहरिया जनजाति की कि एमपी का जो उत्तरी भाग है तो वहां पर ही आपको जनजाति देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर गौंड जनजाति के बारे में। इसके बारे में भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो जनजाति है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में ये निवास करते हैं, यानी कि आपका छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और एक जो जिला है वो कौन सा आपका यहाँ पर डिंडोरी। ठीक है, अब इसके अलावा हम जो डिस्कस करेंगे इसमें वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कोल जनजाति के बारे में भी। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सहरिया जनजाति। देखो नाम से दिख रहा है सहरिया, यानी कि सहरा पहन के आना है आपको। और सहरा पहन के आओगे तो सिंपल सी बात, मध्य प्रदेश का जो हेड है वहीं पे तो सहरा पहनाओगे। तो ये जो जनजाति है मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिलों में क्या करती है? निवास करती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, जनजाति की जो सबसे हालत खराब है वो किस जिले में है? आपके यहाँ पर भिंड में है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम जनसंख्या है वहां पर। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम जनजाति निवास करती है तो वो कौन सा आपके यहाँ पर भिंड मुरैना का सर्कल है। ठीक है, सो सहरिया जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है? आपके यहाँ पर कि उत्तर पश्चिमी जिलों में निवास करती है। अब इसके अंतर्गत जो जिले आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं? आपके ग्वालियर का जिला हो गया। ठीक है, आसपास में हम देखेंगे यहाँ पर तो श्योपुर का जिला हो गया। श्योपुर के आसपास और देखेंगे हम यहाँ पर तो आपका गुना वाला पार्ट हो गया। तो कुल मिला के आप जो चंबल और जो चंबल संभाग जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर ये आपको जनजाति देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि फारसी भाषा में हम देखें शहर का शब्द क्या होता है? यहाँ पे जंगल। ठीक है, सो ये जो जनजाति है वो क्या है? जंगलों में निवास करती है, इसलिए हमने इसको क्या बोला यहाँ पर? सहरिया जनजाति इसको नाम दिया है। अब आगे देखें यहाँ पर कि ये जो जनजाति है मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार के अनुसार 3 जनजाति ऐसी हैं जो कि कैसी हैं? अति विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, जिसमें एक आपकी भारिया थी, इसके अलावा एक आपकी सहरिया और एक जो है वो कौन सी आपकी यहाँ पर? बेगा जनजाति। ठीक है, सो ये 3 जनजाति हैं भारत सरकार के द्वारा चिन्हित जो कि विशेष पिछड़ी जनजातियों की कैटेगरी में आती है। अब ये विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ तो मैंने मेंशन किया यहाँ पर कि सहरिया जनजाति के उत्थान के लिए, ठीक है, उनसे जुड़े हुए जो आपकी चीजें हैं, जो स्मृतियां हैं, तो उनके लिए एक संग्रहालय बनाया गया है जो कि कहाँ पे बना हुआ है? आपके यहाँ पर श्योपुर जिले में बना है। सो सहरिया जनजाति का संग्रहालय जो बना हुआ है वो कहाँ पर बना हुआ है? आपके यहाँ पर श्योपुर जिले में स्थित है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इनकी जो पंचायत का जो मुखिया होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? यहाँ पर पटेल शब्द से संबोधित करते हैं। अब इनके जो घर रहते हैं, ठीक है, ये समतल मैदानों में एक दूसरे से लगे हुए बने होंगे। ठीक है, एक प्रकार से श्रृंखलाबद्ध बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? सहराना। तो हमने जैसे भील के घरों को देखा था, कु या फाल्या बोलते हैं, उसी प्रकार से आपकी जो सहरिया जनजाति है, ठीक है, सो उनके घरों को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है? सहराना। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहराना का संबंध किससे है या सहराना किसके विशेष प्रकार के घर होते हैं, सो आपको याद रखना ये सहरिया से क्या बन गया? सहराना। तो ऑटोमेटिक सी हिंट बनी रही है यहाँ पर। ठीक है, अब जो घर बने होते हैं तो उन्हीं घरों के बीच में एक बंगला, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे बनता है ना बंगला, लाइक वो बहुत बड़े साइज का होता है। सो जो छोटे छोटे आपके जो घर बने हुए हैं इन लोगों के, तो उन्हीं के बीच में यहाँ पर बंगला नाम का क्या बनाया जाता है? सामुदायिक भवन बनाया जाता है। सो आपको याद रखना यहाँ पर बंगला अगर पूछा जाए कि किस जनजाति का घर होता है तो वो भी आपको क्या मेंशन करना है यहाँ पर कि सहरिया जनजाति का वो क्या होता है? सामुदायिक भवन या फिर धर्मशाला टाइप की होती है। क्लियर?
अब बात करें यहाँ पर इन लोगों में फेमस है यहाँ पर एक डांस होता है, कौन सा आपका लहकी। कौन सा डांस आपका यहाँ पर लहकी। सो आपको याद रखना है प्रीवियस इमेज में हम देखें यहाँ पर कि ये जो डांस आपको देखने को मिल रहा है वो कौन सा आपका लहकी का ही है। इसमें जनरली क्या करते हैं यहाँ पे कि जो इन जनजाति के लोग रहते हैं वो अपने सिर पर यहाँ पर क्या कि ज्वार के जो पेड़ लगे रहते हैं तो उसको रख के यहाँ पे क्या करते हैं कि अपनी एक यात्रा टाइप से निकालते हैं, उसमें डांस करते हुए जाते हैं। तो पारंपरिक इनका जो क्या है ये नृत्य। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ पर क्या लहकी शब्द। कौन सा शब्द आपका यहाँ पर लहकी, आपको याद रखना है इसको, ये विशेष है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे इनका एक और नृत्य है वो कौन सा आपका यहाँ पर रागनी। इसके अलावा एक जो है वो है कौन सा दुलदुल घोड़ी, और एक जो फेमस नृत्य है वो कौन सा आपका यहाँ पर तेजाजी। सो दो जो नृत्य हैं एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, एक कौन सा आपका लहकी और दूसरा जो है वो कौन सा आपका यहाँ पर तेजाजी। अब दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पर कोरकू जनजाति के बारे में, ठीक है। सो कोरकू जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, और ये जनजाति हम देखेंगे तो आपके कहाँ पर निवास करती है, सतपुड़ा पर, ठीक है। सतपुड़ा के जो जंगल है वहां पे निवास करती है। तो दो जिले जो हैं वो बहुत फेमस हैं, एक आपका कौन सा होशंगाबाद और एक कौन सा आपका यहाँ पर बैतूल जिला। सो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि कोरकू जनजाति का निवास स्थल कौन सा है, सो वो आपको सबसे पहले याद रखना है होशंगाबाद और बैतूल। अब इसके अलावा इसके जो सटे जो जिले हैं इनसे तो वहां पे भी निवास करती है। सो अपन देख लेते हैं यहाँ पे आपका छिंदवाड़ा हो गया, हरदा हो गया, और जो निमाड़ का सर्कल है पूर्वी निमाड़ का, तो वहां पे भी आपकी ये कोरकू जनजाति निवास करती है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार ऐसे भी आ चुका है कि जो कोरकू जनजाति है वो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर निवास करती है। सो इसका आंसर क्या था यहाँ पर सतपुड़ा पर ये निवास करती है। अब आगे देखें यहाँ पर कि इसकी कई उपजातियां हैं, ठीक है। कोरकू की जो है वो कई उपजातियां, जैसे कि बात करें बोबई, ठीक है। इसके अलावा कौन सा आपका पटारिया, तुलारिया, मोतासी, बावारी, रुमा, नहाला और बोडोया, इसकी जो है वो क्या है आपकी उपजातियां। अब सर बात करें यहाँ पे याद कैसे होगी, तो काफी मुश्किल है, बट आप लोग बार क्या रिवाइज करोगे तो यहाँ पर जो तीन जनजाति हैं उनको अच्छी तरह से याद रखना। एक कौन सी आपकी यहाँ पर पटारिया, एक कौन सी आपकी यहाँ पर रुमा, और एक जो है वो कौन सी आपकी यहाँ पर बोबई। सो इन तीन के नाम आप फर्स्ट प्रायोरिटी में याद रख लेना। कोरकू का संबंध जो है बोबई, पटारिया और किससे आपका यहाँ पर रुमा से। क्लियर। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे कि कोरकू जनजाति में जो देवी देवता होते हैं आखिर ये किसकी पूजा करते हैं। सो वैसे ये जो कोरकू जनजाति है वो हिंदू देवी देवताओं की क्या करती है, पूजा करती है। किंतु दो स्पेशल नाम है, क्योंकि इस प्रकार के नाम ही आपके एग्जाम में आते हैं। तो एक जो है वो कौन से आपके यहाँ पर डोंगर देव, कौन आपका यहाँ पर डोंगर देव, और एक कौन सा आपका भटुआ देव, ठीक है। सो ये पहली बार नाम आ रहे हैं डोंगर देव और भटुआ देव। तो ये जो है वो कोरकू जनजाति के क्या है, प्रमुख देवी देवता है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये लोग, ठीक है, अपने देवी देवताओं को खुश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बलि चढ़ाते हैं, और उस बलि चढ़ाने के लिए ये लोग क्या करते हैं यहाँ पर मुर्गे और सुअर को भी क्या करते हैं, ये पालते हैं। अब आगे देखें यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर सिडोला, इसको आप करेक्शन कर लो। यहाँ पर क्या नाम है आपके यहाँ पर सिडोला प्रथा। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सिडोला प्रथा का संबंध कहाँ से है, ठीक है। ये प्रथा जो है वो मैंने देखी भी है। ये आप अगर जाते हो होशंगाबाद में, होशंगाबाद में पचमढ़ी है, पचमढ़ी बना हुआ है, तो वहां पर ये जो प्रथा है वो लोग करते हुए मैंने देखे यहाँ पर। तो काफी वो कोई जब व्यक्ति विशेष, ठीक है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो ये जनजाति क्या करती है, उस व्यक्ति को दफनाती है, और उसकी स्मृति में, ठीक है, जहां पर दफनाया गया है तो उसकी स्मृति में वहां पर एक स्तंभ का क्या कर देती है, यहाँ पर निर्माण करती है, ठीक है। सो ये ग्रुप में करते हैं ये लोग, जो उनके समुदाय के लोग रहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर सिडोला प्रथा, ठीक है। सो क्वेश्चन आया भी आपका सिडोला प्रथा जो है वो क्या है, आपकी कोरकू में आपकी मृत्यु के समय पर होने वाली एक विशेष प्रथा है। अब आगे देखते हैं इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। इनकी कृषि का कोई स्पेशल नाम नहीं है, साधारणतः ही कृषि करते होंगे ये लोग। अब बात करें यहाँ पे कि कोरकू में भी क्या रहते हैं आपको, कि हमने इनको दो वर्ग में बांट दिया, ठीक है। एक जो है वो कौन से होते हैं आपके यहाँ पर राज कोरकू, और एक जो रहते हैं आपके वो कौन से होते हैं आपके पोथरिया कोरकू। सो राज कोरकू जिनके पास क्या है कि जो भूमि के स्वामी है या फिर थोड़ा सा ज्यादा पैसा है उन लोगों के पास,
तो उनको हमने क्या बोल दिया, राज कोरकू। और पोथरिया यानी कि जो गरीब कोरकू है, मतलब जिनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं है और अपना गुजर बसर बस कर रहे हैं वो लोग, तो वो क्या बन जाएंगे आपके यहाँ पर गरीब कोरकू के रूप में जाने जाएंगे। ठीक है, चलो अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो कोरकू है, ठीक है, मैंने बताया था कि दो जिले आपको याद रखना है, एक तो कौन सा आपका यहाँ पर बैतूल, और एक जो हमको याद रखना है वो कौन सा आपका यहाँ पर होशंगाबाद। होशंगाबाद में जो कोरकू जनजाति रहती है उससे अलग नाम से जानते हैं, और बैतूल में जो रह रही है उसको अलग नाम से जानते हैं। एक है आपकी कौन सी, बावरिया। ठीक है, कौन सी आपकी यहाँ पर बावरिया। बैतूल जिले में जो निवास करने वाली कोरकू जनजाति है, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बावरिया बोलते हैं। और इन्हीं के घर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कू बोलते हैं, जो कि आपके हमने भील में भी पढ़ा था। ठीक है, बावरिया जो है वो कोरकू ही जनजाति है, बट जो बैतूल में निवास करते हैं कोरकू जनजाति, तो उसको हम लोग क्या बावरिया के रूप में जानते हैं। जबकि होशंगाबाद में यानी कि पचमढ़ी के क्षेत्र में, ठीक है, जो निवास करती है उसको किसके रूप में जानते हैं, यहाँ पर बंदोरिया के रूप में जानते हैं। आपको याद रखना है बंदोरिया और बावरिया। ठीक है, ये जो है वो कोरकू जनजाति का ही आप अन्य नाम समझ सकते हो उसको। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि इनकी विवाह पद्धति को हम देखें यहाँ पर, तो कोरकू जनजाति में जो समगोत्री विवाह होते हैं वो कैसे होते हैं, वर्जित होते हैं, मतलब एक समान गोत्र में। ठीक है, और इसके अलावा जो इनके अन्य विवाह हैं वो कौन सा आपका हो गया, चितौड़ा विवाह हो गया, विधवा विवाह का पाठ हो गया, हट विवाह हो गया, राजी बाजी विवाह हो गया, और एक लास्ट में जो है वो कौन सा आपका यहाँ पर लमजना विवाह। ठीक है दोस्तों, इसका आप लोग क्या करो यहाँ पर कि आप एक चार्ट बनाओ, सारी जनजातियों के उसमें नाम लिखो, और वहां पर देख लो कि शादी का जो पार्ट है उसमें कॉमन कौन से पार्ट हो रहे हैं, तो विवाह में इनके आप नाम क्या कर सकते हो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। क्लियर वाली बात। कोरकू जनजाति में एक लमजना विवाह जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद बिल्कुल रखना है। चलो दोस्तों, बात करें अपन यहाँ पर नेक्स्ट जनजाति की, वो कौन सी आपकी अगरिया जनजाति। ठीक है, अब जो अगरिया जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, आपकी सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, और कहाँ पर आपके उमरिया। आप यहाँ पे याद रखो यहाँ पर कि अगरिया जनजाति यानी कि आग। ठीक है, मतलब ये जो शब्द डिफाइन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, आग से। और हमको पता है कि मध्य प्रदेश में जो कोयला निकलता है वो कहाँ से निकलता है, शहडोल, सिंगरौली, शहडोल, सीधी वाले सर्कल से निकलता है। और जब कोयला जलेगा तो सिंपल सी बात आग निकलेगी। तो ऐसा थोड़ा सा हिंट रख लो, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन होगी। तो आपको 3 जिले जो हैं वो स्पेशल याद रखने हैं, सिंगरौली, शहडोल और कौन सा आपका यहाँ पर सीधी। ठीक है, देखो ये जनजाति जो है वो स्वयं को क्या लोहार मानती है। ठीक है, और अगरिया जनजाति की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये कर्म से हम देखें यहाँ पे लोहार का काम करते हैं, इसी नाम भी क्या पड़ा, लोहार, यानी कि लोहे को बनाने वाला, तो कोयला जलाना पड़ेगा, कोयला जलाना पड़ेगा तो आग निकलेगी, तो वहीं से नाम पड़ गया क्या आपका अगरिया। अगरिया जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है आपका, लौह अयस्क पिघलाना। ठीक है, आप में देखे होंगे बहुत सारे लोग जो हैं वो लोहे के बर्तन बनाते हैं, जैसे कि आपका तवा हो गया। ठीक है, और अन्य जो सामान है वो भी बनाते हैं। इनका जो मेन काम है वो क्या है यहाँ पर, लोहे को पिघलाना और उनसे क्या करना है यहाँ पर, उनसे किसी भी चीज का निर्माण करना। अब आगे देखें, इनका जो देवता होता है वो कौन सा रहता है आपका, लोहासुर। अब ये लोहासुर ये कौन सा देवता है, ये कोई देवता नहीं है, जो लोहे का सामान होता है, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं हथौड़ा हो गया, तवा हो गया। ठीक है, और आपका कोई से भी लोहे के बर्तन ले लो, तो ये उन सभी की क्या करेंगे यहाँ पर पूजा करेंगे। मतलब जो भी लोहे के औजार हैं, लोहे का सामान है, ये उन्हीं को भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो लोहासुर इनका जो देवता है वो कहाँ पर निवास करता है, धधकती हुई भट्टियों में। ठीक है, मतलब जहां पर हम कोयले को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, वहां पे ये लोहा पिघलाया जाता है। तो इनका जो लोहासुर का निवास जो है वो क्या माना जाता है, धधकती हुई भट्टियां माना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो लोहार के रूप में काम करती है, जिनका देवता लोहासुर है, जिनके देवता का निवास धधकती हुई भट्टी माना जाता है। आपको याद रखना है क्या, अगरिया। और ये तो नाम से ही हिंट हो रहा है, आपको जिले याद रखने हैं, वो कौन से, सिंगरौली, शहडोल और कौन से आपके सीधी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं ये अपने जो देवी देवता हैं उनको काली मुर्गी, किसकी, काली मुर्गी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मदरा का क्या करते हैं, अर्पित करते हैं उनको। अब एक चीज याद रखना है यहाँ पर कि
इनके यहाँ पर उड़द दाल को क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है, विवाह में इनका यूज किया जाता है। तो ये वाली बात जो है आपको याद रखना, जस्ट बिकॉज अभी क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो उड़द की दाल की पूजा करती है या फिर जिनके यहाँ पर उसको शुभ माना जाता है, तो वो कौन है आपकी यहाँ पर अगरिया जनजाति। अब बात कर रहे हैं इनके यहाँ पर जो है विधवा विवाह जो है वो प्रचलित है, कुछ खास नहीं है, बट ये पॉइंट आपको याद रखना है अगर एग्जाम में आता है तो। अब ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको विशेष रूप से याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो सुअर का मांस खाती है। ठीक है, अब सिंपल सी बात कि इस प्रकार से जो क्वेश्चन रहते हैं जहां पर यूनिकनेस हो थोड़ी सी, तो उस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में फर्स्ट प्रायोरिटी में आते हैं। तो ऐसी जनजाति जो सुअर का मांस खाती है वो हमारी कौन सी है, यहाँ पर आपकी अगरिया जनजाति। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट हम जनजाति की बात कर लेते हैं यहाँ पर गोंड जनजाति। ठीक है, सो गोंड शब्द का अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो तेलुगु शब्द जो है वो गोंड से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या है आपका यहाँ पर पहाड़। यानी कि जो गोंड शब्द निकल के आया है उसका जो बेसिक ओरिजिन है वो तेलुगु शब्द है जिसका क्या है गोंड। अब इस कंफ्यूज मत होना सर, यहाँ ऊपर तो गोंड लिख रहा है और ये क्या है गोंड है ना। सो तेलुगु भाषा का शब्द है कौन सा, गोंड, जिसका अर्थ क्या होता है पहाड़, और उसी से ये शब्द आपका ड्राइव हुआ है गोंड। अब बात करें यहाँ पर, ये जो जनजाति है वो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया यहाँ पर गोंड की संज्ञा दे दी है। अब बात कर रहे हैं ये जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो फर्स्ट नंबर की कौन सी है, वो है आपकी यहाँ पर कौन सी, भील जनजाति। जबकि ये जो जनजाति है वो भारत की क्या है, सबसे बड़ी जनजाति है। और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी, भील। क्लियर, भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गोंड है, सेकंड नंबर पे आपकी आती है संथाल। ठीक है, और थर्ड नंबर पे जो आती है वो कौन सी आती है आपकी भील जनजाति। क्लियर, अब आगे देखें यहाँ पर कि ये जो गोंड जनजाति है वहां पर आपको 5 प्रकार के इनके कर्म के आधार पर आपको विभाजन देखने को मिलता है। तो उसमें एक है आपका अगरिया, प्रधान, कोयला, भूतिश। ठीक है, या फिर कोयला भूता। तो आपको दोनों नाम याद रखना है, कोयला भूता या फिर कोयला भूतिश। या एक जो है वो ओझा और जो है आपकी सोलास। तो ये जो है कर्म के आधार पर 5 प्रकार से हमने यहाँ पर आपकी गोंड जनजाति का क्या कर दिया, यहाँ पर विभाजन कर दिया, और इक्कीस आधार पर कि आपके यहाँ पर कर्म के आधार पर। क्लियर, सो अगरिया जनजाति है वो किसका काम करती है, यहाँ पर लोहे का काम करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इस पर 500 स्टार बना लो। ठीक है, 500 स्टार वाला क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। सो इसको तो बिल्कुल माइंड में आप क्या कर लो, यहाँ पर सेट ही कर लो। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर अगरिया जो है वो लोहे का काम करती है। इसमें जो प्रधान रहता है, ठीक है, जो प्रधान है वो आपका पुजारी होता है। क्लियर, पुजारी यानी कि एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं यहाँ पर जो कि पूजा का पाठ दिखता होगा। कोयला भूतिश, ठीक है, कोयला भूतिश जो रहते हैं वो कौन होते हैं, आपके नाच गाने वाले रहते हैं इसमें। जैसे आपने पिक्चर देखी होगी गब्बर वाली, ठीक है, शोले मूवी, तो उसमें वो बंजारे लोग आते हैं डांस वांस करने। तो उसी प्रकार से इसकी गोंड जनजाति की जो एक शाखा है वो कोयला भूतिश होती है, जो कि आपकी नाच गाने का क्या करती है, कार्य करती है। इसके अलावा एक जो होगा वो कौन, ओझा। ये तो देखे होगा आपने, ये जो ओझा होते हैं ना, पंडिताई कम तांत्रिकगिरी ज्यादा करते हैं, झाड़ फूक करना हो गया इस प्रकार से। तो ये ओझा जो होगा वो आपके पंडिताई या फिर तांत्रिक क्रिया करने में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, और इसमें एक जो होता है आपका सोलाहस जो होते हैं वो कौन होते हैं आपके यहाँ पे, बड़े ही होते हैं, जो कि लकड़ी का क्या करते हैं, आपकी काम करते हैं। ठीक है, अब देखो इस जनजाति में हम देखें यहाँ पर, तो हमने इसको दो अगेन भाग में डिवाइड कर दिया है। इनकी बात कर सकते हैं यहाँ पर इनके रहन सहन के आधार पर, या फिर अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर कि इनकी जो क्या बोलेंगे अपन इसको, कि इनके पास जितनी धन दौलत है उसके आधार पर। ठीक है, सो एक होते हैं यहाँ पर राजगण। देखो आपको प्रत्येक समाज में चले जाओ तो एक उच्च वर्ग होगा, एक निम्न वर्ग होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से समाज डिफाइन हो जाता है। ठीक है, सो एक होते हैं इसमें कौन, आपके यहाँ पर राजगण,
और जो एक होते हैं आपके वो कौन से होते हैं, घुर गौंड। ठीक है, सो राजगौंड जो है राज से राजी होंगे, सिंपल सी बात। ये जो है वो भूमि के क्या होते हैं, स्वामी होते हैं यानी कि मालिक होते हैं, जबकि जो आपके घुरगौंड है, ठीक है, वो आपके साधारण व्यक्ति होंगे, अपना गुजर बसर जो है वो साधारणतः मजदूरी, खेती या फिर इस प्रकार से चीजों में कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो किसी न किसी के यहाँ पे काम कर रहे हैं, या फिर आखेट हो गए, पशुपालन हो गया, तो उसके आधार पे अपने जीवन यापन करते हैं। ठीक है, चलो अब बात करें यहाँ पर कि गौंड जनजाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो कहाँ होगी, आपकी यहाँ पर छिंदवाड़ा जिले में। इसके अलावा मैंने बात की थी यहाँ पर कि जो गौंड जनजाति है वो आपके छिंदवाड़ा में हो गई, आपके मंडला में हो गई, बालाघाट में हो गई, सिवनी में हो गई, डिंडोरी में हो गई, तो इन 5 जिलों में निवास करती है। लेकिन सर्वाधिक जो निवास करती है वो कहाँ करती है, आपके यहाँ पर छिंदवाड़ा जिले में निवास करते हैं। तो छिंदवाड़ा जिले में आपको गौंड जनजाति का याद रखना है। भारिया जनजाति जो है वो भी छिंदवाड़ा के पातालकोट में निवास करती है, तो उनका भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखो इनकी जो मुख्य भाषा एक तो होती है गोंडी, तो ये तो एग्जाम में आएगा तो हर कोई आंसर कर देगा, बट ये आपको याद रखना कि इनकी जो एक और अन्य बोली है वो कौन सी है, डोरेली। कौन सी आपकी यहाँ पर, डोरेली। अब देखें इनके यहाँ पर भी कुछ फेमस विवाह पद्धति हैं, जैसे एक होती है इनके यहाँ पर दूध लौटावा, ठीक है, एक होती है आपकी यहाँ पर अपहरण, ठीक है, और एक होती है आपकी पॉलीधर विवाह। सो यहाँ पर जो दूध लौटावा विवाह है वो काफी इंटरेस्टिंग है, उसको अपन देखते हैं। दूध लौटावा विवाह में क्या होता है यहाँ पर कि आपके पापा के परिवार में और मामा के परिवार में, ठीक है, यानी कि अपन बात करें यहाँ पर बुआ या मामा के लड़के और लड़कियों में आपस में क्या हो जाता है, यहाँ पर विवाह हो जाता है। ठीक है, जैसे अपन बात करें मम्मी की शादी किससे हुई, पापा से हुई। ठीक है, अब क्या हुआ कि मामा के घर से लड़की कहाँ पे गई, पापा के घर में गई या फिर दादा के घर में गई, तो अब फर्ज बनता है ना कि साहब यहाँ से भी लड़की कहाँ पर जाए, यहाँ पर जाए। ठीक है, तो क्या हो गया कि हमने अपने घर का लड़की दी और आप भी अपने घर की लड़की दे दो, तो हिसाब बराबर हो गया, यानी कि दूध लौटावा विवाह की ये पद्धति होगी आपकी। क्लियर। एक होती है आपकी यहाँ पर घोटुल प्रथा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपके अविवाहित युवक और युवतियां होती है वहां पर घोटुल नाम की संस्था होती है, जिनमें विवाह से पूर्व ही ये जो युवक और युवतियां होती है आपस में प्रणय संबंध बना सकते हैं, यानी कि फिजिकल रिलेशन ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, सो घोटुल प्रथा और कौन सी आपकी यहाँ पर दूध लौटावा, आपको याद रखना है इन कहाँ पर प्रचलन में है, ये आपके गौंड जनजाति में। अब एक पर्सन है आप पे कौन, बैरियर एल्विन। ठीक है, सो बैरियर एल्विन ने यहाँ पर गौंड जनजाति से संबंधित में एक पुस्तक लिखी है जिसका क्या नाम है, मूरिया एंड देयर घोटुल। ठीक है, मूरिया एंड देयर घोटुल। सो आपको याद रखना है कि इस पुस्तक का संबंध जो है वो आपकी गौंड जनजाति से है। आगे बात करें यहाँ पर इनके जो फेमस नृत्य हैं वो है कर्मा, सैला, भड़ौनी। ठीक है, कौन कौन से आपके कर्मा, सैला, भड़ौनी, सजनी, सुआ, ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। कर्मा, सैला, भड़ौनी, सजनी, सुआ हुई दीवानी। ठीक है, सो एक दीवानी भी याद रखो, कर्मा, सैला, भड़ौनी, सजनी, सुआ, दीवानी। ये 6 जो नृत्य हैं वो आपको याद रखने हैं, बट इनका जो प्रमुख जो नृत्य रहता है, ठीक है, वो कौन सा आपको यहाँ पर कर्म नृत्य होता है, जो कि आपका एक स्त्री प्रधान क्या है, नृत्य है। बात करें इनके यहाँ पर जो मेले हैं उसमें जो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो कौन सा आपका मड़ई। और ये अपन देखें कि मध्य प्रदेश का जो पूरा दक्षिण भाग है तो वहां पर ये जैसे बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, बालाघाट, ये सभी जगह पे सेलिब्रेट होता है। ठीक है, मड़ई जो है वो अपने मध्य प्रदेश में भी सेलिब्रेट होता है, इससे बड़े लेवल पर ये आपके छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है तो वहां पर भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो मड़ई आपको विशेष रूप से याद रखना है कि मड़ई जो है वो गौंड जनजाति का प्रमुख क्या है, मेला है। इसके अलावा आपका स्वांग और तमाशा, ये 2 अन्य मेले हैं जो कि आपके गौंड जनजाति से बिलोंगिंग है। ठीक है, अब गौंड जनजाति के जो मुख्य देवता है वो कौन है, आपके यहाँ पर दूल्हा देव है। ठीक है, कौन है आपके यहाँ पर, दूल्हा देव। इसके अलावा इनके जो देवता हैं वो बूढ़ा देव भी हैं, बट आपको जो एक देवता के नाम याद रखना है वो कौन से आपके यहाँ पर, दूल्हा देव। ठीक है, अब इनके यहाँ पे भी अंतिम संस्कार के समय पे, ठीक है, जब व्यक्ति की गौंड जनजाति के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर अंतिम संस्कार में यहाँ पर ऐसा नहीं कि रोना राना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है कि ये नाच गाने और गीत के साथ उस व्यक्ति को विदा करते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्याहुल पाता या फिर ग्याहुल पाटा। ठीक है,
सो ये याद रखना, जो कि इनके यहाँ पे क्या होता है, मृत्यु गान होता है। सो गेहुल पाटा जो है वो गौंड जनजाति के यहाँ पर अंतिम संस्कार में गाए जाने वाला मृत्यु गान होता है, जहाँ पर किसी व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है उसको हंसते हंसते एक नाच गाने के साथ क्या किया जाता है, उसको अलविदा कहा जाता है। ठीक है। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो इसका थर्ड पार्ट वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।